इस सुझाव पर ध्यान दीजिए। क्या लग रहा है आपको, ये सुझाव किसका होगा? ये आर्टिकल पिछले साल डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने लिखा था। जो भाई लोग नहीं जानते डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया कौन है, तो उन्हें बता दूं कि जब से डॉक्टर मनमोहन सिंह राजनीति में सक्रिय रूप से आए हैं, तब से ये हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ उनके खास और वफादार सलाहकार के रूप में काम करते रहे। और जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन बने और पूरे 10 साल तक उन्होंने डिप्टी चेयरमैन पद की गरिमा रखी। इस आर्टिकल में डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया वही कह रहे हैं जो कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था और जिसे मोदी सरकार ने आज पूरा किया। इससे एक बात तो साफ है कि आज खेती उसी दोराहे पर खड़ी है जिस दोराहे पर अर्थव्यवस्था 1991 में खड़ी थी। और सभी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी एक बात को लेकर निश्चित है कि खेती को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। यही सोच 1991 में बीजेपी समेत सभी विपक्षी पार्टियों की भी थी, लेकिन बीजेपी समेत सभी पार्टियां उस वक्त विपक्ष होने का धर्म निभा रही थी और सिर्फ एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया जा रहा था प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ। जब वाजपेयी सरकार ने खुद देश की कमान संभाली तो उन्होंने उस ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन को ना सिर्फ जारी रखा बल्कि उसे और तेज रफ्तार दे दी। और जब वाजपेयी ऐसा कर रहे थे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत सभी बड़े राजनीतिज्ञ उस वक्त बीजेपी के खिलाफ खड़े थे, जैसा आज कमजोरी से ग्रसित कांग्रेस कर रही है। दरअसल पता सबको है कि क्या सही रहेगा, बस दबे शब्दों में राजनीति की जरूरत समझते हुए अपना विपक्ष धर्म निभा रहे हैं। अगर कांग्रेस सत्ता में आती और वो यही सब करने वाली थी और बीजेपी उस वक्त किसानों की मसीहा बन गई होती, यही तो राजनीतिक धर्म है। जब वॉलमार्ट हिंदुस्तान में लाई जा रही थी तो यही बीजेपी किसानों की समकक्ष खड़े होकर विरोध कर रही थी कांग्रेस का। और आज वॉलमार्ट ना बल्कि और दूसरी बड़ी कंपनियों को भारत में इनवाइट किया जा रहा है और कांग्रेस विरोध कर रही है। अपनी पिछली वीडियो में भी मैंने यही बात की थी कि कानून अच्छे तो हैं लेकिन अधूरे हैं। एमएसपी को लीगल प्रोटेक्शन ना देना, खेती में एक्सपोर्ट को बढ़ावा ना देना और किसानों के संरक्षण के लिए एक रेगुलेटर ना अपॉइंट करना एक बहुत बड़ा कारण बनता है सरकार की मंशा पर शक करने का। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये कानून बुरे हैं, क्योंकि एक चीज़ तो आप ये सब जगह कॉमन पाएंगे, चाहे बड़े न्यूज़पेपर एडिटर हों या इकोनॉमिस्ट या फाइनेंशियल एक्सपर्ट या फिर कोई राजनीतिक पार्टी, सब अंदर से और दबे शब्दों में सब इन कानूनों की ज़रूरत समझते हैं और इसी नाते चुप हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर खेती को सुधारना है तो उसके लिए जहर का प्याला पीना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसे सुधार लाए बिना ना तो किसान की आय बढ़ सकती है और ना वो इस सड़ी हुई व्यवस्था से बाहर आ सकता है। लेकिन देश का किसान आज भी सड़क पर है। 2 महीने पहले बेचारा किसान सड़क पर ही था। मैं चाहता हूं कि एमएसपी को एक कानून की शक्ल मिले और कोई भी व्यापारी अगर एमएसपी से कम दाम पर खरीदे, चाहे वो राजस्थान में हो या गुजरात में, चाहे आंध्र प्रदेश में हो या मणिपुर में, तो उसे सख्त सज़ा मिले। लेकिन मेरा जो किसान भाई खेती के कॉर्पोरेटाइजेशन से डर रहा है और अक्सर बीएसएनएल की बर्बादी की दुहाई दे रहा है अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए, तो दोस्त बीएसएनएल, जियो, एयरटेल की वजह से बर्बाद नहीं हुई, वो अपने कर्मों से बर्बाद हुई। आप 21वीं सदी में जब 19वीं सदी जैसे काम करेंगे तो आपकी सेवा लेना कौन पसंद करेगा? आप में से कितने लोगों के पास आज बीएसएनएल की सिम कार्ड है? जरा सोचिए। एयरटेल, जियो, वोडाफोन, ये कंपनियां इसलिए नहीं चली कि सरकार इनको चलाना चाहती थी, ये कंपनियां इसलिए चली कि इनके अंदर मंशा थी कामयाब होने की। इसी तरह खेती को कॉरपोरेट के हवाले नहीं किया जा रहा, बल्कि कॉरपोरेट को खेती में लाया जा रहा है, ताकि जो कमी सरकार रख रही है पिछले 70 सालों से, उस कमी को कम से कम प्राइवेट सेक्टर ही पूरा कर दे। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि सरकार एक आरबीआई, सेबी की तरह खेती के लिए एक मजबूत रेगुलेटर अपॉइंट करे, ताकि किसान के पास कुछ तो चारा हो अपने आप को बड़े अडानी अंबानी की दादागिरी से बचाने का। एमएसपी, लोन माफ़ी, इनका कोई फ़ायदा किसान तक नहीं पहुंच रहा। माफ़ करना, बड़े किसानों तक तो पहुंच जाता है पंजाब हरियाणा के, लेकिन देश के 86% छोटे किसानों तक नहीं पहुंचता। देश के 86% किसानों को ना तो आपकी लोन माफ़ी से फ़र्क पड़ता है और ना आपके एमएसपी देने से, क्योंकि लोन माफ़ी भी इस मुल्क में बड़े किसानों की ही होती है और एमएसपी का लाभ भी उन्हें ही मिलता है। देश का गरीब किसान जो मरता है, जिसकी फ़ोटो आप बड़ी बड़ी मैगजीन के कवर पेज पर देखते हैं, उस किसान की पूछ तो पहले भी कभी नहीं थी और आज भी नहीं है और ना आगे कभी होगी। मेरी मांग बस ये है कि इस ड्रामे को बंद करके सरकार को हर एक एकड़ से कम ज़मीन वाले किसान परिवार को प्रति महीना कम से कम 2000 रुपये प्रति एकड़ देना शुरू करना चाहिए। ऐसा करने के कई फ़ायदे हैं। देश में ऐसे किसान पूरे किसानों की संख्या का 70% है।
ऐसा करने से एक तो किसान के हाथ में नकदी आ जाएगी जिससे वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से खर्च कर सकता है। दूसरा, किसान के हाथ में ये नकदी देने से एक बड़ा फ़ायदा और है कि जब किसान मंडी में अपनी फसल बेचने जाएगा और उसे लगेगा कि उसे उसकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है, तो वो अपनी फसल को वापस ले आएगा और अपने घर में जमा करके रख लेगा। और जब बाज़ार में उस फसल का भाव अच्छा खासा हो जाएगा तो वो अपनी फसल को बाज़ार में ले जाकर बेच देगा। इससे किसान की व्यापारी को बेचने की हड़बड़ाहट बहुत कम हो जाएगी। आज की समस्या ये है कि जब किसान मंडी में अपनी फसल बेचने जाता है तो बड़े बड़े ज़मींदार किसान को तो सौभाग्य मिल जाता है एमएसपी पर बेचने का, लेकिन इस देश का 94% यानी तकरीबन 20 करोड़ किसान बिना एमएसपी के ही तकरीबन एमएसपी से आधे कम दाम पर अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर होता है, क्योंकि ना तो उसके पास एमएसपी के कानूनी संरक्षण की सुविधा है और ना वो किसान अपने अनाज को वापस अपने घर ले जाकर स्टोर कर सकता है। दरअसल होता क्या है कि जब किसान मंडी जाता है अपनी फसल को लेकर, तो मंडी के बाहर जब किसान व्यापारी को अपनी फसल बेचता है तो अड़तिया किसान को बहुत कम दाम देता है अनाज बेचने के लिए। अब किसान की मजबूरी ये है कि उसे अगली फसल की बुआई करने के लिए पैसे चाहिए, तेल खरीदने के लिए पैसे चाहिए, बीज खरीदने के लिए पैसे चाहिए, आजकल बहुत महंगे हो गए हैं बीज, और अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसे चाहिए। ये सब पैसे उसे नकदी में चाहिए। अब अड़तिया उसको लालच देता है कि अगर वो अभी के अभी नकदी चाहता है तो उसे अड़तिया द्वारा बताए गए कम दाम पर ही अपनी फसल बेचनी होगी। वो बेचारा किसान मजबूरी में उस व्यापारी को ही अपनी फसल बेचता है। अब ऐसे में क्या किया जाए? यहाँ पर मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ, जो सिर्फ मेरा सुझाव नहीं है, ऐसा ही देश के कई जाने माने कृषि वैज्ञानिकों का मानना भी है और कई बड़े अर्थशास्त्री इस बात पर मोहर लगा चुके हैं कि क्यों ना किसान के हाथ में हर एकड़ के लिए 2,000 रुपये महीना दिया जाए और जो बिना भूमि के किसान हैं उनको 6,000 रुपये सालाना दिया जाए और सरकार एमएसपी को कानून की शक्ल दे। अब ज़रा सोचिए, जब वो किसान अपनी फसल लेकर किसी व्यापारी के पास जाएगा और अगर व्यापारी उस किसान को उस फसल का सही दाम नहीं दे तो क्या वो किसान मजबूर होगा उस व्यापारी को अपनी फसल बेहद कम दाम में बेचने के लिए? क्योंकि अब किसान को नकदी की चिंता तो है नहीं, तो वो क्या करेगा? वो अपनी फसल को वापस अपने घर ले जाएगा और उसे स्टोर कर लेगा या फिर पास के किसी कोल्ड स्टोरेज में जमा कर देगा और सही वक्त का इंतज़ार करेगा। जब बाज़ार में अनाज का भाव ऊपर जाएगा तो वो अपनी फसल को ले जाकर बाज़ार में बेच देगा। सरकार के हर महीने एक तय रकम किसान को देने से कई फ़ायदे हैं। एक तो किसान के हाथ में नकदी आएगी जिससे वो बाज़ार में जाकर जब खर्च करेगा तो देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी अपने आप। देश में जो डिमांड गिरी हुई है वह डिमांड अचानक से अपने आप उठ भागेगी। ऐसे में भारत सरकार की जो मेक इन इंडिया और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का जो सपना है वह अपने आप पूरा हो जाएगा। हालांकि इसमें तकरीबन 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए खर्च आएगा सालाना, लेकिन एक बात तय है कि सरकार को जीएसटी और दूसरे टैक्स माध्यम से इतनी कमाई होगी कि सरकार को ये 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। मैंने कुछ वक्त पहले हेलीकॉप्टर मनी नाम से एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ऐसे ही कुछ सुझाव दिए थे, जिसमें सरकार डायरेक्ट मजदूरों और किसानों के हाथ में जाकर कुछ रकम पकड़ा आएगी। यह स्कीम भी कुछ ऐसी ही है। ऐसे कैश ट्रांसफ़र को यूनिवर्सल बेसिक इनकम के नाम से जाना जाता है और दुनिया के कई बड़े देश इंक्लूडिंग साउथ कोरिया इसको आजमा रहे हैं। आने वाले वक्त में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब खा जाएगी तो यही कैश ट्रांसफ़र काम आएंगे। कांग्रेस की न्याय स्कीम भी कुछ इसी तरीके की थी, लेकिन कांग्रेस की न्याय स्कीम में 6,000 रुपये महीना देने की बात थी, जिसका खर्च सालाना जीडीपी का 5 से 6% होता। इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते फ़िलहाल। तो मेरे ख्याल से महीने के 2,000 रुपये बहुत है देश के गरीब किसान को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि सालाना 24,000 रुपये हो जाएंगे और 24,000 रुपये इस देश के किसान के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट हैं, क्योंकि उसकी खर्चे इतने ज़्यादा नहीं हैं। उसको सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए खर्चा चाहिए, उसको बीज खरीदने के लिए पैसे चाहिए, उसको स्टोरेज के लिए पैसा चाहिए, जो आप उसे 2,000 रुपये महीना दे के कर सकते हैं सब। और ऐसा ही सुझाव चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अरविंद सुब्रमण्यम भी दे चुके हैं 2016-17 के इकोनॉमिक सर्वे में। लेकिन इस स्कीम के फ़ायदे सिर्फ इतने ही नहीं हैं, इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा तो अभी तक आपको पता चला ही नहीं है। हर साल कुछ हरामखोर देश जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भारत को अपने किसानों को लोन माफ़ी और एमएसपी में दी जाने वाली रकम के खिलाफ WTO में रगड़ते रहते हैं। तो जब भारत अपने किसानों से अनाज नहीं खरीदेगा और लोन माफ़ी ही नहीं करेगा तो ये देश क्या घंटा बजाने जाएंगे WTO भारत के खिलाफ? क्योंकि भारत तो अपने किसानों को पेंशन दे रहा है, जो कि WTO की एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के तहत डी मिनिमस में आएगा ही नहीं। आपको एक बहुत बड़ी बात और बता दूं कि ये चालाक देश ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा अपने किसानों को हर साल तकरीबन $40,000 की सब्सिडी देते हैं, यानी 28 लाख रुपए सालाना की सब्सिडी अमेरिका अपने किसानों को
देता है। आपको पता है भारत सरकार कितनी सब्सिडी मुहैया कराती है अपने किसानों को? सिर्फ 14,000 रुपये सालाना। भारत अपने किसानों को हर साल 14,000 रुपये सालाना की सब्सिडी देता है और अमेरिका और कनाडा जैसे देश 28 लाख रुपए की सब्सिडी देते हैं। आप कंपेयर कर सकते हैं। हालांकि भारत जो 14,000 रुपये की सब्सिडी देता है अपने किसानों को, वो ज़्यादातर छोटे किसानों तक पहुंच ही नहीं पाती। जैसे सस्ते एग्रीकल्चर लोन वेवर, एमएसपी, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, प्रोक्योरमेंट सब्सिडी, इनमें से कोई भी फ़ायदा देश के 86% छोटे किसान को नहीं मिल रहा। तो भारत को अपने किसानों को इस सड़ी हुई व्यवस्था से बाहर लाना होगा और उनके हाथ में एक सीधा रकम पकड़ानी होगी। ऐसा कर देने से किसान की थोड़ी सी मदद हो सकती है और देश की अर्थव्यवस्था कुछ दिनों में पटरी पर आ जाएगी। आप सोच रहे होंगे महंगाई का क्या होगा? तो मेरे भाई, महंगाई भी अच्छी होती है। जब देश आगे बढ़ेगा, सबके हाथ में इनकम ज़्यादा आएगी तो महंगाई भी आएगी। और महंगाई बुरी नहीं है। महंगाई के दो कारण होते हैं, एक होता है डिमांड का ज़्यादा होना और एक होता है सप्लाई का ना होना। यानी एक होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जो किसी भी देश के लिए बहुत अच्छी होती है, और एक होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसका मतलब होता है कि किसी देश में किसी चीज़ की कमी पड़ जाए तो उसकी वजह से महंगाई आ जाए। लेकिन भारत हर लिहाज से अपनी क्षमता के मुताबिक प्रोडक्शन बढ़ाने में सक्षम है, तो भारत में महंगाई उस हद तक जाकर असर नहीं डालेगी जितना हमें डराया जा रहा है। आज भारत को सिर्फ उन 14% अमीर किसानों का ना सोचकर उन 86% गरीब किसानों का भी सोचना होगा, क्योंकि वो 14% किसान तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और दूसरे तरीकों से अपना मुनाफा बना ही लेंगे, लेकिन वो 86% किसान तो पहले मुनाफे में भी नहीं थे और ना ज़िंदगी में कभी मुनाफे में आएंगे, और उनकी ज़िंदगी बेहतर सिर्फ उनके हाथ में हर महीने 2,000 रुपये की नकदी पकड़ा कर की जा सकती है। हालांकि भारत सरकार हर साल 6,000 रुपये दे रही है भारत के किसान को। उड़ीसा और तेलंगाना की सरकारें 10,000 तक दे रही हैं, लेकिन ये रकम बेहद नाकाफ़ी है देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए और किसान का ज़िंदगी सुखम बनाने के लिए। ये सॉल्यूशन बेवकूफ़ाना है, ये सोचकर मुझे कोसने मत लग जाना भाई। यूनिवर्सल बेसिक इनकम ऐसी ही है। सरकार को हर महीने 2,000 हर छोटे और मझोले किसान को देने होंगे। इसे भीख नहीं, उनका हक समझना, क्योंकि आपने आज तक देश में सिर्फ ज़मींदारों का ही भला किया है। थोड़ा गरीब किसान का ही भला करके देख लो। वो किसान जिसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दिल्ली आकर दिल्ली को घेर सके, वो किसान जो आज भी अपनी फांसी का फंदा खुद बुन रहा है।